नमस्कार अध्यापक मित्रों, मैं मां मदारन देवी इंटर कॉलेज से अली मुर्तज़ा खान, गणित प्रवक्ता। आज हम लोग इस मुद्दे पर डिस्कशन करने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। हमारे देश में एक बहुप्रतीक्षित और जिसकी हम लोग बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, या जिस चेंजेस की सब लोग इच्छा कर रहे थे कि कुछ परिवर्तन होना चाहिए हमारे शिक्षा के मूलभूत ढांचे में, वो हो गया है। और बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ये एक ऐसी शिक्षा नीति है जो भविष्य के स्वर्णिम भविष्य का जो भारत है उसकी तरुणाई है, उसके प्रशिक्षण में 100% कामयाब होगी अगर इसका क्रियान्वयन और उसी आधार पर हो गया जिस आधार पर इसका विचारण किया जा रहा है, या इस शिक्षा ननीति को कागज़ पर उतारा गया। अगर कहीं हम ज़मीन पर उतारने में सफल हो गए, और निश्चित ही यकीनन हम इसे ज़मीन पर उतारने में भी सफल हो जाएंगे, क्योंकि पूर्व जो शिक्षा आयोग कोठारी जी ने एक बात कही थी कि हमारा क्रियान्वयन पक्ष बड़ा कमज़ोर है, योजना पक्ष हमारा बड़ा मजबूत है और क्रियान्वयन पक्ष थोड़ा कमज़ोर। लेकिन अब शायद हम लोग उस कमज़ोरी को दूर कर चुके हैं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और अपना जो शिक्षा का जो मूलभूत ढांचा है उसमें काफ़ी परिवर्तन कर चुके हैं और काफ़ी सबल और मजबूत बना चुके हैं। तो यकीनन हम अपनी इस शिक्षा नीति को पटल पर या वास्तविकता के आधार पर उतार पाएंगे। दोस्तों, ये शिक्षा नीति देश में पहले हम लोग जो है एक तरह से कहा जाए जो कि हम लोग प्रशिक्षण तो देते थे, शिक्षा तो देते थे, पर सिखाने पर कमज़ोर और पढ़ाने पर ज़्यादा ज़ोर होता था। अब सिखाने पर ज़्यादा ज़ोर होगा। हम टीच करते थे, हम पढ़ाते थे, सिखाना कहीं 10%, 20%, 30% होता था। लेकिन अब मेरे ख्याल से अब 100% बच्चा सीखेगा। इसमें टीचिंग या पढ़ाना कम और सिखाना ज़्यादा होगा। सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है, प्लास्टर की तरह ऊपर से पोता हुआ ज्ञान अक्सर झड़ जाता है। तो हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसने भविष्य के नए द्वार खोले हैं, और नए जो है हमारा नए देश का नया टैलेंट शायद अब उभर के आएगा, क्योंकि हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, बस उसको प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है, उसे एक दिशा देने की ज़रूरत। बहुत ऊर्जा है, लेकिन ऊर्जा को अगर हम सही दिशा दे पाए तो शायद भविष्य के एक बहुत मजबूत और विश्व गुरु जिसकी कल्पना हम करते हैं उस भारत की कल्पना साकार हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम अपनी नई एजुकेशन पॉलिसी का स्वागत करते हैं, और स्वागत योग्य है। मैं तो ये कहूँगा कि ये दुनिया की एकमात्र ऐसी एजुकेशन पॉलिसी है, एक ऐसा मसौदा है जिसे ग्रामीण स्तर से लेकर और नेशनल लेवल तक, योजना आयोग तक, ग्रामीण स्तर से लेकर और बड़े बड़े साइंटिस्टों तक, गांव के एक छोटे से ग्राम पंचायत के अध्यक्ष से लेकर और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भवन तक के लोग इसमें शामिल हैं, और उन्होंने अपने मशवरे दिए हैं, अपनी सलाहें दी हैं। एक इतना बड़ा ग्रुप बुद्धिजीवियों का देश के इसके पीछे लगा है, तो यकीनन ये बहुत ही खूबसूरत सी शिक्षा नीति बनकर आई है सामने, अगर हम इसे ग्राउंड पर उतार पाए तो। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूर्व के अनुभव कटु हैं। देखिए, इसमें बदलाव क्या क्या किए गए हैं। जैसे सबसे ऊपर हमने जो टाइटल में लिखा है एंड ऑफ 10+2, 10+2 पद्धति का एंड कर दिया गया। मतलब इसकी जगह जो पद्धति आएगी हमारी, वो आएगी 5+3+4, 5+3+3+4। मतलब पहले 12 साल सरकार नज़र रखती थी आपके पढ़ाई पर, आपके कंस्ट्रक्शन पर, आपके निर्माण पर, लेकिन अब 15 साल रखेगी नज़र। बेनिफिट है, 15 साल आप सरकार की नज़र में रहेंगे और सरकार इसका शिक्षण करेगी और शिक्षण पर नज़र रखेगी, दृष्टि रखेगी। तो सबसे पहला काम तो ये देखते हैं कि हमने बदलाव क्या क्या हुए हमारी इस नई शिक्षा नीति में। तो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट थी, असल में आता भी शिक्षा मंत्रालय इसी के अंतर्गत था, अब ये शिक्षा मंत्रालय के नाम से जानी जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गई।
तो पहला मूलभूत परिवर्तन ये हुआ कि जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, 10+2 की जगह आ गया 5+3+3+4। तीसरा परिवर्तन क्या हुआ, स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है। हम लोग हाई स्कूल और इंटर में जो स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, आर्ट स्ट्रीम, फिर साइंस स्ट्रीम में भी 2 खंड होते थे, गणित लेना है या बायो लेना है या कॉमर्स लेना है, लेकिन अब ये सारे के सारे स्ट्रीम्स ख़त्म कर दिए गए हैं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट, आप जो चाहे, जो आपके मन में है, जो आप पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आप अपने आप को विकसित करना चाहते हैं या जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जैसे मान लीजिए आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं, फिज़िक्स में इंटरेस्ट है, साथ साथ में पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम थी, आपको साइड चेंज करनी पड़ेगी। मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और मैथमेटिक्स के साथ आपको लगता है कि इकोनॉमिक्स द हेल्पिंग सब्जेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स, तो आप इकोनॉमिक्स तब ले सकते थे जब आप स्ट्रीम चेंज करते, लेकिन अब स्ट्रीम का कोई झंझट नहीं है, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ आ सकते हैं। जो हमारा लास्ट पॉइंट है, जो बदलाव किया गया है, वो जीडीपी का 3% पहले हम देते थे शिक्षा को बजट में, अब जीडीपी का 6% देंगे। तो बजट बढ़ा है, बजट बढ़ा है तो निश्चित ही इसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। लोगों के जो मूलभूत परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन क्या हुआ है कि पहले हमारे पास 10+2 पद्धति हुआ करती थी, अब हमारे पास है 5+3+4। तो पहले हम लोग जो स्टार्ट करते थे बच्चे की एजुकेशन, वो स्टार्ट होती थी 6 ईयर में। जब बच्चा 6 साल का हो जाता था तो स्कूल में एंट्री होती थी उसकी, और बड़ी दर्दनाक एंट्री होती थी। माता जी उसको खींचती हुई लेके आ रही हैं, पिताजी पीछे से सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, और बच्चा जो है दहाड़े मार मार के रो रहा है। स्कूल की शक्ल उसको बिल्कुल राक्षसों की तरह लगती थी, जैसे स्कूल में जो है भूत बंगला हो गई और उसमें वो बच्चा जा रहा हो। तो उस बच्चे की अंतरात्मा ही बता सकती है कि कितना डरा हुआ होता था। और हम लोग का तो ये एक्सपीरियंस है, जब हम लोग क्लास में बैठते हैं तो देखते हैं ना कि केजी के बच्चे एक साथ 4 बच्चे रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? क्योंकि एक बच्चा रो रहा था, उसको अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी, तो 4 और बच्चे रो रहे हैं। स्कूल मतलब एक कैद खाना। बच्चे के दिमाग में, बच्चे के जहन में जो फ़ोटो हमारे स्कूलों की बनी है, या जो दुर्भाग्य से बन जाती है, वो एक कैद खाने की तरह बन जाती है, जहाँ पर अम्मी पापा अपने आप को फ्री करने के लिए हमें भर्ती कर देते हैं। मैं तो भैया यही सोचता था, और आने वाले बच्चे भी यही सोचते होंगे। तो इसमें क्या है कि पहले हम 6 साल में भर्ती करते थे, और 6 साल में भर्ती करने पर भी बच्चे के अंदर स्कूल के प्रति एक बहुत बड़ा भय होता था। मैं आपसे बताऊं, एक कसाई एक बकरे को खींचता हुआ ले जा रहा है। एक छोटे से बच्चे ने पूछा, वो अपने पापा के साथ घूम रहा था, पूछा कि पापा ये इसको क्यों ले जा रहा है, ये बकरा क्यों रो रहा है इतना? तो पापा ने कहा कि ये कसाई है, इसको काटने के लिए ले जा रहा है। तो बच्चा बोला ओफो, मैं तो ये सोचा ये स्कूल ले जा रहा है। तो हमारे जो बालकों के दिमाग में जो स्कूल की छवि है वो ये। 6 साल में एंट्रेंस, 6 साल में हम एडमिशन कराते थे, फिर भी बच्चे में स्कूल के प्रति एक खौफ होता था। अब यही स्टार्टअप होगा 3 साल में। 3 साल में बच्चा एंट्री लेगा स्कूल के अंदर, और 3 साल में जब एंट्री लेगा तो जो फाउंडेशन है, जो फाउंडेशन वाला स्टेज है, फाउंडेशन स्टेज 5 साल का होगा। इस 5 साल में 3 साल उसे कहेंगे बेटुआ तुम खेलो, स्कूल में आओ। तो मिट्टी से खेलते थे, तुम्हें कोई मना नहीं करेगा, तुम मिट्टी से खेलो। तुम रेत से खेलते थे, रेत से खेलो। तुम कंचे खेलते थे, वो भी स्कूल में अवेलेबल होंगे। तुम 16 पर्ची खेलते थे, वो भी हम खिलाएंगे। बट मोहल्ले के लड़कों के साथ नहीं खेलना है, तुम्हें स्कूल के अंदर खेलना है। और एक हेल्दी माहौल जिसमें बच्चों के जो आंतरिक और नैसर्गिक शक्तियां हैं उनका विकास हो सके। होता यह है कि जब यही बच्चा घर के अंदर खेलता है, या आज जो माहौल है हमारे आसपास के समाज में, अगर घर के अंदर खेल रहा है तो मम्मी पापा डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो कान पकड़ के एक जड़ देते हैं उसको। अब जड़ दिया तो मतलब जितने भी अंकुर निकल रहे थे नवाचार के, जितने भी अंकुर निकल रहे थे नई सोच के, वो सारे के सारे मर गए। उसका खुद का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आत्मसम्मान जो बनना था,
उसे जीतने की आदत डालनी थी अपने आप को, वो मर गई। जो आत्मसम्मान बन रहा था वो गिर गया। और इस तरह से जब हम एजुकेशन देते हैं तो बच्चा एक डरा सहमा और बिल्कुल निरीह प्राणी की तरह, जो कुछ सोचता समझने की ताकत तो खो देता है, बस ऊपर से हम थोपते जाते हैं, बेटा पहाड़े याद कर ले, बेटा गिनती याद कर ले। लेकिन अब एक बहुत खूबसूरत सा स्ट्रक्चर लेकर आई है गवर्नमेंट के जो फर्स्ट स्टेज होगी फाउंडेशन स्टेज, उसमें 3 साल हम बच्चे को स्कूल में बुलाएंगे तो सिर्फ बच्चे को गेम्स खिलाएंगे। बच्चा सिर्फ खेलेगा, खुश होगा, ना ड्रेस का फाउंडेशन होगा, ना उसको कोई डांटेगा, ना होमवर्क का वर्डन होगा और ना कोई एग्ज़ाम होगा। टोटली आइए, टिफ़िन लेके आइए, खाना खाइए, खूब सारा खेलिए, खूब सारी मौज करिए। तो इसके लिए मैं जो कहता हूँ कि अभिनव उत्सव उमंग, स्कूल और शिक्षक के संग। इस स्टेज का ये फंडामेंट मेरे समझ में यही आया कि आप खूब खेलिए, खूब नया सोचिए, अपने सारे के सारे जितनी सोचे हैं उनको पूरा करिए स्कूल में बैठकर। तो इससे बच्चे के अंदर सोचने समझने के जो अंकुर पैदा हो रहे हैं वो डेवलप होंगे और एक हेल्दी सोच डेवलप होगी उसके अंदर, और कुछ भी नया करने पर उसे डर नहीं लगेगा। जो पुरानी पीढ़ी हम लोगों की डरी हुई अपने आप को महसूस करती थी, और हमारे गार्जियंस ख़ास तौर पर उन्हें डिक्टेटर बनने का शौक़ होता था। टीचर, बड़ा खौफनाक दृश्य होता था टीचर का, एक हाथ में डंडा लिए हुए और बड़ी सी आंखें निकाल कर देख रहा है। एक तो बेचारा वैसे ही डरा हुआ है और एक बड़ा सा डंडा लिए टीचर खड़ा हुआ है दरवाजे पे। पहले दिन आया रोग आके, 2 दिन का गैप मार दिया उसने, तीसरे दिन तो समझ लीजिए उसकी खैर नहीं। फिर हमारे साथ हुआ, तीसरे दिन हमें पकड़ा गया था और पूरे ग्राउंड में। तो सबके साथ होता ही, सबके साथ होता है, पर पुरानी पीढ़ी वालों को इसका एक्सपीरियंस होगा। तो पहले हम लोग पढ़ते थे, 6 ईयर में एडमिशन लेते थे, 6 मतलब अपनी एज 6 साल की एज में एडमिशन लेते थे, और 6 साल की एज में एडमिशन लेने के बाद एक स्लेट होती थी हमारे पास, एक पेंसिल होती थी, पेंसिल को छीला करते थे, स्लेट पर लिखा करते थे, वो सबको याद होगा। लेकिन तब केंद्र में शिक्षक होता था, शिक्षक जो कहता था हम वो करते थे। लेकिन अब केंद्र में बालक होगा और शिक्षक उसका सिर्फ एक ट्रेनर, एक गार्जियन की हैसियत से एक प्यार बांटने वाला, एक प्यार बरसाने वाला एक व्यक्ति होगा, जो उनको प्यार से फिर एक जगह कलेक्ट करके रख देगा और देखेगा कहीं कोई डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही। और डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ में भी सिर्फ मार्गांतरीकरण करेगा, ना कि उसे ब्रेक लगाएगा या पूरी तरह से उनकी ऊर्जा को ख़त्म करेगा। तो इस स्टेज में बच्चे को खुला माहौल मिलेगा, खूब खेलेगा 3 साल तक। 3 साल खेलने के बाद फिर 1 और 2 में थोड़ा सा शिक्षा से जोड़ा जाएगा उसे, और शिक्षा से जोड़ने के साथ साथ कुछ चीज़ों को समझना, देखना, दृश्यों को देखना, पेंटिंग्स करना, इन सब के साथ पहली और दूसरी क्लास पास करेगा। तो ये 5 ईयर हमारे कंप्लीट हो गए, फाउंडेशन ईयर कंप्लीट हो गया। तो ये पहला वाला हमारा कंप्लीट हो गया स्टेज। सेकंड स्टेज में जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो नई शिक्षा नीति का, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सेकंड स्टेज आएगी प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज ये 3 साल की होगी। अब कक्षा 1 और कक्षा 2 तो यहाँ पढ़ के आ रहा है, यहाँ पढ़ेगा 3, 4, 5। 3 साल में वो 3 क्लासें कंप्लीट करेगा, 3, 4, 5। और 3 क्लासें कंप्लीट करने पर यहाँ विशेष क्या होगा, इस पर थोड़ा सा विवाद है कि मदर टंग या नेशनल लैंग्वेज में हम बच्चे को पढ़ाएंगे। लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप बच्चे को इंग्लिश मीडियम से पढ़ाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किसी पर जोर नहीं देंगे कि उसे इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ना है। यहाँ पर नेशनल लैंग्वेज में पढ़ाई पर जोर दिया जाएगा। एक्टिविटीज़ के साथ साथ स्टडी होगी, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ होगी, कुछ स्टडी होगी, और रीजनल लैंग्वेज पर जोर होगा। नेशनल लैंग्वेज सिखाई जाएगी। इसके बाद थर्ड स्टेज आती है। थर्ड स्टेज में, जिसको मिडिल स्टेज कह रहे हैं, इसमें 3 साल लगाएगा बच्चा। तो भाई 3, 4, 5 यहाँ करके आया, 6, 7, 8, ये हमारा मिडिल क्लास यानी मिडिल स्टेज कहलाएगी, 3 साल की। इसमें इंडियन लैंग्वेज सिखाएंगे, भारतीय लैंग्वेज कोई भी, चाहे वो पंजाबी सीखे, चाहे वो जो गुजराती सीखे, चाहे वो मराठी सीखे। इसमें रीजनल लैंग्वेजेस उसको सिखाई जाएंगी, ये उर्दू है। तो इन सारी लैंग्वेजेस को इस स्टेज में एक लैंग्वेज लेना ज़रूरी होगा।
कंप्यूटर कोडिंग, सॉफ्टवेयर मेकिंग नहीं बल्कि कंप्यूटर कोडिंग या कंप्यूटर्स का फंडामेंटल्स यहाँ सिखाना शुरू हो जाएगा। वोकेशनल स्टडी जो नई चीज़ है वो वोकेशनल स्टडीज़ है। जब हमारा बच्चा 6, 7, 8 में होगा तो हम उसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, लड़कियाँ सीखेंगी तो लड़के सीखेंगे कारपेंट्री या इलेक्ट्रीशियंस, मतलब कोई भी एक व्यावसायिक हुनर बच्चे को सिखाया जाएगा जो उस दौर में मेरे ख्याल से सब में इच्छा होती है। हम लोगों को शुरुआत में जब हम लोग इस स्टेज में थे तो हम लोगों के यहाँ एक बुक चला करती थी, बुक क्राफ्ट में हम लोग किताबों की बाइंडिंग करना सीखते थे और यकीन मानिए कि अपने घर की सारी किताबों की बाइंडिंग कर डालते थे, आए या ना आए, पर एक बड़ा शौक़ होता है और उस दौर का सीखा हुआ ज़िंदगी भर याद रहता है। तो यहाँ वोकेशनल स्टडी करवाई जाएगी, इसके साथ साथ मैथ, साइंस और आर्ट की स्टडी भी होगी और उसका एक स्ट्रक्चर तैयार होगा। अभी सिर्फ एक खाका है। तो जो मिडिल स्टेज की विशेषता है कि इसमें वोकेशनल स्टडी होगी, कंप्यूटर कोडिंग सिखाई जाएगी, इसके साथ साथ मैथ, साइंस और आर्ट की भी क्लासेस होंगी, एक इंडियन लैंग्वेज। इसके बाद फोर्थ स्टेज में, अभी हमने 3 स्टेज कंप्लीट कर ली, 5 + 3 + 3, अब फोर्थ स्टेज में देखिए क्या होगा। सेकेंडरी स्टेज है, इसमें 9th 10th, देखिए आप यहाँ से तो करके आ रहे हैं 6, 7, 8, अब 9th 10th 11th 12th इन क्लासेस में बहुत बेहतरीन किया गया है, सारी की सारी स्ट्रीम्स को ख़त्म कर दिया गया। अब साइंस ग्रुप अलग और आपका आर्ट ग्रुप अलग, फिर इसके साथ साथ कॉमर्स ग्रुप अलग, ये नहीं होगा। अब आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं आप उसका कॉम्बिनेशन बनाइए। जैसे मान लीजिए आपको गणित के साथ साथ हिस्ट्री पढ़नी है, नो प्रॉब्लम, पहले गणित साइंस वाला पढ़ता था और हिस्ट्री आर्ट वाला पढ़ता था। आपको कॉमर्स भी पढ़ना है, मतलब बायोलॉजी पढ़ना है, मैथ पढ़ना है और कॉमर्स भी पढ़ना है, आप तीनों ले लीजिए और तीनों लेकर स्टडी करिए। साथ साथ में कला भी पढ़नी है, कला भी ले लीजिए। तो इस स्टेज में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सारी की सारी जो स्ट्रीम्स थी वो ख़त्म कर दी। मैथ के साथ बायोलॉजी लेकर पढ़ सकते हैं। तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन जो आपके दिमाग में चल रहा है वो उसको आप लेकर स्टडी अपनी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी स्ट्रीम नहीं होगी। ये बहुत अच्छा हुआ है सिर्फ आपके खुद के इंटरेस्ट पर, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो थोपने का तो सवाल ही नहीं, आपको जो अच्छा लगता है उसे चुनिए और पढ़िए। ये बहुत खूबसूरत सी बात की गई है इसमें। अब देखते हैं कि ये कहाँ तक हम लोग अपने इस योजना में सफल हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पर एक विशेष बात होगी कि बच्चे को क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, यहाँ रट्टा हुआ नहीं बनाए, रट्टू तोता नहीं बनाएंगे। यहाँ बच्चे में एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप की जाएगी। क्रिटिकल थिंकिंग, जैसे पहले हम लोग पढ़ते थे जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। अब बच्चे को ये बताया जाएगा कि ये बता सकते हो क्या कि क्यों हुआ, या जनरल डायर के दिमाग में क्या चल रहा था, या अगर महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अगर इतनी जल्दी साथ ना छोड़ते तो शायद देश के नक्शा कुछ और होता, या चंद्रशेखर आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते तो क्या होती, देश का स्ट्रक्चर क्या होता, देश का भविष्य क्या होता है। तो हम यहाँ पर थिंकिंग, बच्चे में थिंकिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे। अब ये बात अलग है कि जैसे एनसीईआरटी या हमारे देश का जो सिस्टम जो अभी सिलेबस तय करेगा वो इसे किस रूप में लेकर सामने आता है। तो ये हमारा ये स्टेज होगी चौथी। और इस स्टेज में एक विशेष बात ये है कि यहाँ पर हम फॉरेन लैंग्वेज, कोई भी फॉरेन लैंग्वेज एक ले सकते हैं। हम फ्रेंच पढ़ सकते हैं, हम रशियन पढ़ सकते हैं, हम अरबिक पढ़ सकते हैं, हम पर्शियन पढ़ सकते हैं, कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं, लेंगे और उसमें अपनी स्टडी को रखेंगे। तो ये हमारी चारों स्टेजेस हो गई, 5 + 3 + 3 + 4। इसके बाद बात आती है ग्रेजुएशन की। आता है हम लोग भाई 5 + 3 + 3 + 4 कंप्लीट कर चुके थे, मतलब हम लोग 12th तक आ गए थे। 12th के बाद अब ग्रेजुएशन, अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी खत्म होती है और आती है यूनिवर्सिटीज़ की जिम्मेदारी। अब ग्रेजुएशन यानी 4 साल का ग्रेजुएशन। एक नई बात इसमें, 4 साल का ग्रेजुएशन होगा। 4 साल के ग्रेजुएशन में बहुत खूबसूरत सा कर दिया गया है कि 4 साल के ग्रेजुएशन में अगर आप बीच में
छोड़ देते हैं या बीच में आप छूट जाता है, जैसे पहले होता था हम लोग पढ़ते थे तो फर्स्ट ईयर किया, फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर किया, सेकंड ईयर में अगर किसी कारणवश हमें ड्रॉप करना पड़ा या पढ़ाई को छोड़ना पड़ा तो फिर हमें फिर से एक से गिनती गिनना पड़ेगी, फर्स्ट ईयर करना पड़ेगा, सेकंड ईयर करना पड़ेगा, आफ्टर देन थर्ड ईयर होगा, तब हम ग्रेजुएट कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपका कोई भी ईयर की स्टडी बेकार नहीं जाएगी। बहुत बहुत अच्छा और बहुत बहुत प्यारी सी बात इसमें यह बात है कि ग्रेजुएशन 4 साल का, इसमें फर्स्ट ईयर यदि आपने कंप्लीट कर लिया है, आप पास हो गए हैं, तो इसमें जो आपको मिलेगा वो सर्टिफिकेट मिलेगा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। सेकेंड ईयर अगर कंप्लीट कर लिया है तो ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलेगा। अगर आपने थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिया है तो ग्रेजुएट डिग्री मिलेगी। देखिए, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर कंप्लीट कर लिया है तो ग्रेजुएट डिग्री मिलेगी। अगर आप जॉब के लिए यहाँ पर ड्रॉप अप करना चाहते हैं तो जॉब या कंपटीशन की तैयारी आप इस लेवल पर कर सकते हैं और जा सकते हैं। लेकिन अगर अपनी स्टडी को बरकरार रखना चाहते हैं, स्टडी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो 4th ईयर करेंगे ग्रेजुएशन का, और ग्रेजुएशन के 4th ईयर में ग्रेजुएट रिसर्च की डिग्री मिलेगी। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में जब आप आते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपने 3 ईयर का ग्रेजुएशन डिग्री किया है तो आपको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। और अगर आपने 3 साल का डिग्री किया हुआ है, 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया हुआ है, तो आपको 2 साल का करना पड़ेगा, 2 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। और अगर आपने 4 साल का किया है, मतलब रिसर्च पर पहुंचे हैं आप, ग्रेजुएट रिसर्च पर, तब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ 1 साल का करना होगा। और इसमें भी स्ट्रीम को ख़त्म कर दिया गया है। आप फिजिक्स के साथ हिस्ट्री लेकर पढ़ सकते हैं, या आप मैथमेटिक्स के साथ इकोनॉमिक्स ले लें, स्टैटिक्स ले लें, एक बेहतरीन सा कॉम्बिनेशन बना लें। आपका कॉम्बिनेशन होगा, आपकी सोच होगी। जैसे मैंने भी सोचा था एक और सा कॉम्बिनेशन, लेकिन तब उस टाइम पर लोगों ने बड़ा डांटा, अरे ये कौन सा कॉम्बिनेशन लेके पढ़ रहे हो। मैंने सोचा था कि भाई, मैं PCM से ग्रेजुएशन था, तो मैंने सोचा कि लास्ट ईयर में केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को लेकर फिजिकल केमिस्ट्री को बेस बनाकर केमिस्ट्री में ही कुछ करेंगे। लेकिन लोगों ने समझाया, चारों तरफ से समझाने वाले, जो फ्री में एडवाइस देने वाले लोग आए, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है यार, मैथ के साथ फिजिक्स की बनती है, मैथ के साथ कंप्यूटर की बनती है, मैथ के साथ केमिस्ट्री की कहाँ बनती है। तो हालांकि केमिस्ट्री छूट गई, अब आगे करेंगे, लेकिन अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने पहले सोचा था या जो हम लोग पहले सोचते थे, अब वो आ गया है। अब BSc BA BCom नहीं होगा, बल्कि आप ओनली ग्रेजुएट, और ग्रेजुएट में जो मन में आए वो पढ़िए। जिस सब्जेक्ट में आप इंटरेस्ट रखते हैं उसको मन से पढ़िए, तो इसमें आपकी इच्छा शामिल हो गई। इसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका वही मैंने जो अभी बताया कि डिग्री अगर आपने 3 साल की है तो आपको 2 साल का करना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएशन, और अगर आपने 4 साल की डिग्री की है तो आपको 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें MPhil को ख़त्म कर दिया गया, PhD के लिए वही 4 साल लगेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसमें री एंट्री का एक ऑप्शन है, अगर आपने 2 साल में छोड़ा है तो आप यहीं से, जहाँ से स्टडी छोड़ी है वहीं से इसको ले सकते हैं। देखिए, इसमें हमने जब आपको बताया था कि जिसमें हम लोग 4th स्टैंडर्ड में आ गए थे और हम 9th 10th 11th 12th, इसमें एग्ज़ामिनेशन वार्षिक ना होकर सेमेस्टर वाइज होंगे, हर 6 महीने में एक एग्ज़ाम होगा। ये तो और अच्छी बात है, प्रिपरेशन होगा, अच्छा प्रिपरेशन होगा। तो उसमें जो 9th 10th 11th 12th है, वहाँ पर 6 माही एग्ज़ाम भी होंगे, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे। और अब इस पूरे स्ट्रक्चर को देख के ये लगता है कि अगर हम अपने इस स्ट्रक्चर को कामयाबी के साथ ज़मीन पर उतार पाए तो यकीनन एक नई दिशा और उन्नति के नए मार्गों को खोलने वाली शिक्षा नीति है हमारी। वो और बताना चाहते हैं यहाँ कि मार्किंग में भी एक बड़ा ही डायनामिक और बड़ा ही प्यारा सा तरीका अपनाने की कोशिश की जा रही है यहाँ, कि अगर हम लोग मार्किंग करेंगे तो मार्किंग कैसी होगी। सबसे पहले तो बच्चा खुद को नंबर देगा। जो सेल्फ असेसमेंट कभी हम लोग करते थे 25, और एक तरह से जब अक्ल आ जाती थी, लोगों का अक्ल डांड निकल आती थी, तब करते थे हम लोग सेल्फ असेसमेंट। लेकिन अब हर बच्चे से कहा जाएगा कि थोड़ा सा अपना स्वयं का मूल्यांकन करिए, और ये यकीन मानिए ये बहुत बेहतरीन सी चीज़ है कि जब आप स्वयं का मूल्यांकन करने बैठते हैं और अकेले में बैठकर खुद का मूल्यांकन करते हैं तो बहुत सारी नई चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। तब पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं, सफलता के लिए हमें क्या करना था और क्या रह गया है। देखिए,
सेल्फ असेसमेंट्स के नंबर होंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, आपके खुद के क्लास के फ्रेंड्स भी नंबर देंगे आपके व्यवहार पर। आपकी मार्कशीट में ये कॉलम भी होने वाला है, और टीचर्स तो नंबर देते ही देते हैं उनके लिए तो ये है ही। इसके बाद एक और अच्छी बात कि 50 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हमारे देश में आकर अपनी ब्रांचेस खोल सकती हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, ये हमारे देश में आ सकती हैं और अपनी ब्रांचेस खोल सकती हैं। इसमें हमारे यहाँ की गवर्नमेंट उनको परमिट करेगी, और इसमें जो एक जो राशि रखी गई थी, कभी सिक्योरिटी मनी के तौर पर रखी गई थी, उस राशि को हटा दिया गया है। अब खुली छूट है कि आप आइए और हमारे देश में अपनी ब्रांचेस खोल सकते हैं। तो यकीन मानिए हमारी शिक्षा नीति है। देखिए, अब इसमें यही बात एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत बेहतरीन सी बात है कि फ्रेंड्स नंबर देंगे। ये तो आपके दिमाग में आ रहा होगा, आपके खासतौर पर बच्चों के दिमाग में, तो पटा के नंबर ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको अपना व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा। चाट खिला के किसी से नंबर नहीं पा पाएंगे। तो जब कोई बच्चा 15 साल तक इस बात की प्रैक्टिस करेगा कि उसका व्यवहार उसकी क्लास में ख़राब ना हो, वो किसी के साथ बेईमान साबित ना हो, किसी के साथ झूठा साबित ना हो, किसी के साथ बदअखलाक साबित ना हो, नैतिक मूल्यों का, अपने आप नैतिक मूल्य बढ़ेंगे। और जब हम एक दूसरे का ख्याल करते हैं तो नैतिकता अपने आप आम हो जाती है। ये बहुत अच्छी बात है कि एक बच्चा प्रैक्टिस करेगा 15 साल तक नैतिक गुणों की, और प्रैक्टिकल नैतिक शिक्षा की किताब से नैतिकता नहीं सीखेगा, बल्कि प्रैक्टिकल पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई है। यहाँ पर प्रैक्टिकल ज़मीन दे दी गई उसको कि भैया अगर अच्छा व्यवहार नहीं रखा तो एग्ज़ाम में देख लेगा वो। तो यहाँ पर एक अच्छी आदत पड़ेगी। और जो ऐसा बच्चा जब समाज में जाएगा तो क्या आपको लगता है कि किसी का हक मारेगा, किसी को नुकसान पहुँचाएगा, या एंटी सोशल वर्क में काम करेगा, एंटी सोशल काम करेगा, समाज मुखालिफ? बिल्कुल नहीं करेगा। ऐसा बच्चा जब निकल कर आएगा और हमारे ये फंडे और ये फार्मूले अगर कामयाब हो गए जो हमारे बुद्धिजीवियों ने निकाल कर दिए हैं, तो यकीनन मैं एक बड़ी खूबसूरत और बड़े प्यारे से भारत का नक्शा देख रहा हूँ। एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही टैलेंटेड भारत का नक्शा देख रहा हूँ भविष्य के, अगर हम इसे ज़मीन पर उतार पाए। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हमारी ये शिक्षा नीति 2020 तक क्रियान्वित होती है और कोविड जैसी खतरनाक बीमारी ख़त्म होती है, तो हम इसमें अपनी कितनी प्रतिभागिता दे पाते हैं, ये शिक्षकों का क्या दायित्व है और हम इस दायित्व का कितना निर्वहन कर पाते हैं। समझिए, पढ़िए शिक्षा नीति को, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा अवसर मिला है आपको देश की सेवा करने का। धन्यवाद, थैंक यू।